हेलो स्टूडेंट्स। आज हम रिविजिट करने वाले हैं इरेशनल नंबर की। रिविजिट का मतलब ये हुआ कि आपने इरेशनल नंबर जो है वो नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा। नाइन्थ क्लास में आपने इरेशनल नंबर देखा था, समझा था क्या होता है इरेशनल नंबर, इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। और नाइन्थ क्लास में जो आपने इरेशनल नंबर पढ़ा है उसको एक बार दोबारा से प्रूफ करने की कोशिश करेंगे और दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे इरेशनल नंबर क्या है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी में कितना लिखा हुआ है। यहां पर लिखा है इन क्लास नाइन्थ यू वर इंट्रोड्यूस टू इरेशनल नंबर्स। आपको नाइन्थ क्लास में पहली बार इरेशनल नंबर इंट्रोड्यूस कराया था एंड मैनी ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, और इरेशनल नंबर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताई थी। यू स्टडीड अबाउट देयर एग्जिस्टेंस, आपने स्टडी किया कि इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में पता लगा। उसके बाद हाउ द रैशनल्स एंड द इरेशनल्स टुगेदर मेड अप द रियल नंबर, और फिर ये भी आपने जाना कि रियल नंबर रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स होता है। ठीक है। You even studied how the locate irrationals on the number line, और आपने नंबर लाइन पर irrational numbers locate करना भी सीखा। However, we did not prove, लेकिन वहां पर हमने प्रूफ नहीं किया था they were irrationals, कि वो numbers irrationals है, इसका mathematical proof नहीं दिया था। In this section, we will prove root 2, root 3, root 5 and so on are the irrational. Generally, root p is irrational where p is the prime, यानी कि कोई भी प्राइम नंबर का रूट इरेशनल होता है। बस इतना सा प्रूफ करने वाले हैं इस 10th क्लास के अंदर। और आपको इसके बारे में जितना भी ऊपर बताया है वो 9th क्लास की बीती हुई कहानी है। आपने अगर पढ़ी है बहुत अच्छा है, याद है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं याद है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। यहाँ एक नया सेक्शन शुरू हो रहा है, तो आपको जो 10th क्लास में स्टार्ट कर रहा है उसे वहीं से समझ में आएगा, उसके लिए उसे 9th की स्टडी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, वन ऑफ द थ्योरम वी यूज इन आवर प्रूफ इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक एक फंडामेंटल थ्योरम है। रिकॉल a number s is called irrational if it cannot be written in the form of p upon q। तो आप ये तो रिकॉल करेंगे कि irrational नंबर वो होते हैं जो p upon q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, जबकि p और q इंटीजर्स होते हैं और q is not equal to 0। Some examples of irrational numbers with which you are already familiar, आपके सामने कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, रूट 3, रूट 15 एक इरेशनल है। ओके। उसके बाद आपको पाई एक इरेशनल नंबर मिलता है, माइनस का रूट 2 अपॉन रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, और ये नंबर इरेशनल है। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनल और नॉन रिपीटिंग, यानी कि नॉन टर्मिनल है और नॉन रिकरिंग है, सॉरी, जो नॉन टर्मिनल और नॉन रिकरिंग है उसे कहते हैं क्या, इरेशनल नंबर। इसे हम कहते हैं जिसका एंड नहीं होता, जो रिपीट नहीं करता, सिंपल शब्दों में। ठीक है। कहता है बिफोर वी प्रूफ रूट 2 इज इरेशनल वी नीड द फॉलोइंग थ्योरम्स। हमें कुछ थ्योरम्स की जरूरत है, और वो थ्योरम क्या है, whose proofs is based on the fundamental theorem of arithmetic। तो वो प्रूफ क्या है, वो प्रूफ ये है, ये वाली थ्योरम। अब ये थ्योरम को एक बार पढ़ लेते हैं, इसको इरेशनल नंबर प्रूफ करने से पहले क्या दे रखा है समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं लेट p बी द प्राइम नंबर, p एक प्राइम नंबर है। लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। सिंपल सी बात है, आपको इसको समझाता हूं मैं। देखिए यहां पर कहता है p एक प्राइम नंबर है, p एक प्राइम नंबर। आप जानते हो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में या वन की टेबल से ही डिवाइड हो। जैसे कि पहला प्राइम नंबर होता है 2, फिर होता है 3, फिर होता है 5, फिर होता है 7, फिर होता है 11 एंड सो ऑन टू, ये सारे प्राइम नंबर है। अब कहता है p एक प्राइम नंबर है, मैंने p ले लिया, लेट कर लिया, p एक प्राइम नंबर है, मैंने प्राइम नंबर 2 ले लिया। ओके। अब कहता है उसके बाद p एक प्राइम नंबर है और p डिवाइड्स a स्क्वायर। ये p एक प्राइम नंबर है और ये a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो a स्क्वायर को मैं लिख लेता हूं अपनी मर्जी से 16 लिख लेता हूं, a स्क्वायर बराबर 16। तो यहां कहता है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है p डिवाइड्स a स्क्वायर। ठीक है। इसका मतलब 16 डिवाइड बाय 2, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, आपको साफ साफ दिख रहा है डिवाइड हो सकता है। ठीक है। अब कहता है अगर p डिवाइड करता है a स्क्वायर को, तो p डिवाइड करेगा a को डिवाइड करेगा। अब
ए कहां से आया? देखो ए स्क्वायर 16 था तो ए कितना होगा? देखो ए स्क्वायर बराबर 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू आपके सामने आ गई 4। ए की वैल्यू है 4। अगर p डिवाइड करता है ए स्क्वायर को तो p डिवाइड करेगा a को। चेक कर लेते हैं। 4 डिवाइड बाय p की वैल्यू कितनी थी? p की वैल्यू 2 थी, यानी कि बिल्कुल पूरा पूरा डिवाइड करता है, आंसर आता है। यानी इसने कहा कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी स्क्वायर को डिवाइड करता है, किसी भी संख्या के स्क्वायर को, तो इसका मतलब यह हुआ वो उस संख्या को भी डिवाइड करेगा जिसमें कि a एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आती है। इसी तरीके से आप कोई दूसरा प्राइम नंबर ले लो। सपोज आपने p बराबर 3 ले लिया और a स्क्वायर की वैल्यू 81 ले ली, तो आप देख सकते हो 81 डिवाइड बाय p, 81 डिवाइड बाय p का मतलब हो गया यहाँ पर 3, 81 डिवाइड बाय 3, तो कितना आ जाएगा? ये जाएगा 27, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अगर मैं आपसे कहता हूं a, तो a कितना आएगा भाई? इसमें a निकालने की कोशिश करेंगे। a स्क्वायर बराबर में 9 का स्क्वायर, तो बेसिकली a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, a की वैल्यू क्या है? 9। तो a की वैल्यू 9 है तो 9/3 करेंगे तो कितना आएगा? 3, पूरा पूरा डिवाइड होता है। यानी कि a को भी डिवाइड कर रहा है p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है a स्क्वायर। याद रखना a कौन है? a है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, याद रखना पॉजिटिव इंटीजर, ये सिंबल इंटीजर का होता है। कई दिमाग लगाए बच्चे, सर जी ऐसा कर लेते हैं कि ए स्क्वायर की वैल्यू 8 ले लेते हैं। चलो ए स्क्वायर की वैल्यू 8 ले ली तो ए की वैल्यू क्या आएगी? आप कहेंगे सर ए की वैल्यू √8 आएगी, यानी कि 2√2। तो भैया ये 2√2 जो है ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। इंटीजर डेसिमल्स में होता है, ये डेसिमल में नहीं होता है, ये डेसिमल में आएगा ना। मेरी बात समझ में आ रही है? ए एक पॉजिटिव इंटीजर लो। चलो आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं बता देता हूं पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है एंड सो ऑन टू। ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है, डेसिमल्स नॉट अलाउड। अब ये ए है, ये क्या है? सारे के सारे ए। अब इसका स्क्वायर कर दो, और इसलिए मैंने पहले में 16 लिया है, दूसरे में 81। समझ में आया? 16 81 क्यों लिया है? ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, इनका स्क्वायर लेना है। ठीक है, बात क्लियर होती है। यहां पर इसने प्रूफ दे रखा है इसका। यहां पर स्टार का मतलब है कि प्रूफ जो पेपर में नहीं आएगा तो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मैं भी इसको वर्ड टू वर्ड नहीं करा रहा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हम चलते हैं अपने सीधे सीधे इस क्वेश्चन पे जो कि पेपर में कंपलसरी आएगा। कंपलसरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। √2, √3, √5 नोट कर लेना, इनमें से कोई भी एक प्रूफ करने के लिए जरूर आएगा। √2, √3 और √5 इन तीनों में से एक जरूर आता है। यहां पर √2 को इरेशनल प्रूफ करके दिखाना है, यही आपकी थ्योरम है। कैसे करेंगे, कौन सा मेथड लगाएंगे, तो समझते हैं। तो यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड आता है जो मैथ्स में अभी तक स्टूडेंट्स यूज नहीं किया आपने, पहली बार आप 10th क्लास में यूज कर रहे हो। इसे कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन ही क्या होता है? मेथड तो बहुत बात की बात है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? इसे हिंदी में कहते हैं विरोध करना, विरोधाभास। विरोधाभास क्या होता है और ये कौन सा मेथड है? तो इसको ऐसा करते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको एक स्टोरी से समझते हैं। ठीक है, ये रीजनिंग का पार्ट है। मैथ्स में ये मेथड आगे भी बढ़ेगा, आगे बहुत बड़े बड़े प्रूफ्स दिए हैं इन्होंने मैथ्स में। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के प्रूफ से बहुत कुछ निकल के आया है, लेकिन फिलहाल आप 10th क्लास में पहली बार पढ़ रहे हो तो इसके फैमिलियर हो जाइए। चलो पहले मैं कॉन्ट्राडिक्शन की बात कर लेता हूं। कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन होता क्या है? देखिए, इसके लिए एक स्टोरी बना लेते हैं। सपोज कर लेते हैं एक बच्चा है जिसका नाम है चिंटू। ये है आप बच्चा जिसका नाम है चिंटू, और ये है बच्चे की मदर। ये है बच्चे की मदर, यानी कि चिंटू की मदर। ठीक है ना, ये चिंटू है और ये चिंटू की मदर है। ध्यान से समझना स्टोरी, मैं आपको कॉन्ट्राडिक्शन बता रहा हूं क्या होता है। अब चिंटू की मदर अपनी फ्रेंड के पास गई। किसके पास गई? अपनी फ्रेंड, ये फ्रेंड है उनकी, ये इनके पास गई हैं। ये चिंटू की मदर की फ्रेंड है। ठीक है, चिंटू की मदर की फ्रेंड। अब होता क्या है, जैसे कि ट्रेडिशनली आपको पता है, हम इंडियन मदर्स के बारे में जब भी वो अपनी फ्रेंड से मिलती हैं या अपने किसी भी बाहर से किसी लेडी से मिलती हैं तो अपने बच्चे की भर भर के तारीफ करती है। तो चिंटू की मदर ने क्या किया, चिंटू की बहुत तारीफ की अपनी फ्रेंड के सामने कि ये तो बहुत ही गुड बॉय है, समझदार है, शालीन है, कभी कोई चीज नहीं तोड़ता, पढ़ाई में हमेशा नंबर फर्स्ट आता है,
उसके बाद ये खेल कूद में भी सबसे पहले अव्वल रहता है। इसका मतलब इसने अपनी फ्रेंड को फुल जितना जला सकती थी जलाया। ओके, बात समझ में आती है। यानी कि इसकी फ्रेंड को समझा कि चिंटू जो है, जिसका नाम एक्चुअल में चिंटूएश्वर है, इन्होंने कहा कि ठीक है ये बहुत ही अच्छा लड़का है, यानी कि गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। अब हुआ क्या कि चिंटू की मदर को एक अर्जेंट कॉल आया और ये बाहर गई किसी काम से। इन्होंने अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करी कि एक दिन के लिए आप चिंटू को अपने यहां रख लीजिए, मैं शाम को आते वक्त इसे ले जाऊंगी, मुझे बहुत अर्जेंट जाना है। तो उसकी फ्रेंड कन्विंस हो गई, क्योंकि सीधी सी बात है चिंटूएश्वर के बारे में इतना अच्छा अच्छा सुना, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा लड़का है, वो तो शरारत भी नहीं करता, घर में आराम से बैठा रहेगा, काम करता रहेगा, पढ़ता रहेगा। अब इसकी मदर जो है वो यहां से चली गई, ये गई मदर। अब इनके घर में सिर्फ एक गुड बॉय, यानी कि एक बहुत ही बढ़िया लड़का जो है चिंटू, जिसकी एज कम से कम 8 से 10 साल के आसपास होगी, इतना छोटा बच्चा, और उसकी फ्रेंड, दोनों है, यानी कि मदर की फ्रेंड। अब इन्होंने क्या किया, जो चिंटूएश्वर थे, जिनका नाम चिंटू था, ये 1 से 2 घंटे तक तो बहुत शालीन और शांत रहे, लेकिन क्योंकि इनका नेचर ऐसा नहीं है, तो अपने नेचर के अकॉर्डिंग इन्होंने अपना गुड बॉय बनना शुरू कर दिया, यानी कि दिखाना शुरू कर दिया। इन्होंने किचन में बहुत सारा सामान फैला दिया, बेडरूम, ड्राइंग रूम, क्या छत और क्या, इन्होंने सब चीजें उधर बिखेरनी, कभी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कभी कुछ गिरा रहे हैं, और पूरा घर तहस नहस कर दिया। बदतमीजी से बात कर रहे हैं, अगर ये डांटने की कोशिश कर रही है तो इनके साथ बदतमीजी से बात कर रहे हैं। ये बड़ी परेशान और सर पकड़ के बैठ गई कि क्या करूं। शाम हुई, शाम को इनकी मदर आई, और जब मदर ने आके इनसे कहा कि लाइए जी हमारा बच्चा जो है चिंटू वो कहाँ है, तो उन्होंने उनके घर को अस्त व्यस्त करे हुए देखा। तो ये जो गुड वर्ड है, गुड, ये कौन सा वर्ड यूज किया गया उनकी मदर ने, ये कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड। क्योंकि जब इनकी फ्रेंड ने, जो उनकी मदर की फ्रेंड थी, जब उन्होंने इसकी हरकतें देखी, तो क्या वो उसे गुड बॉय बोलेंगी? नहीं बोलेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी मदर ने तो इसके लिए यूज किया था गुड, लेकिन वो बहुत बैड था। और ये पता कैसे चला? उसकी हरकतों से, उसके काम से, उसके कारनामों से। अगर किसी व्यक्ति को हम बोल दें कि वह बहुत खराब है, वो अच्छा नहीं है, लेकिन अगर उसके आचरण से आपको पता चले तो अच्छा व्यक्ति है, तो फिर हमारा वो वर्ड जो है, जिसने बोला था कि बैड यानी कि खराब है, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। यानी कि बोला कुछ गया और आचरण से दिख कुछ रहा है, तो उसका विरोधाभास हो गया, नहीं हो गया? बोला गया अच्छा था वो खराब, बोला गया खराब है वो अच्छा, उसके आचरण से पता लगा। यानी कि जब हम किसी चीज को देखकर ऑब्जर्व करते हैं, जब उसको कैलकुलेट करके ऑब्जर्व करते हैं, तब जाके हमें पता लगता है कि जो हमने एज्यूम किया था, हमने जो मान लिया था, अब इसकी एक धारणा थी इसकी फ्रेंड की कि ये अच्छा लड़का था, ये धारणा ही तो थी, क्योंकि उनकी मदर ने अच्छा बोला, लेकिन जब उन्होंने खुद से रियलाइज किया, प्रैक्टिकली देखा, तो वो अच्छा नहीं था। इस प्रोसेस को इस स्टोरी के थ्रू समझिए, इसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट। अब कॉन्ट्राडिक्शन जो है ये मैथ्स में क्या कर रहा है, तो इसने बहुत सारे, मैंने कहा था, बड़ी बड़ी समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था इस मेथड से, और ये पहली बार 10th क्लास में बच्चे पढ़ते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है, रीजनिंग का पार्ट है, और मैथ्स में जब आप हायर स्टडी पे जाते हो, ग्रेजुएशन पे जाते हो, या फिर मास्टर्स डिग्री, ये मेथड बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, और लगभग मैथ्स के हर फील्ड में। तो उसकी शुरुआत हमारे 10वीं क्लास में होती है। अब इस मेथड को समझते हैं, और समझने के बाद आपको आगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का हम यूज करने वाले हैं। एक और नाम याद कर लेते हैं, और वो आता है को प्राइम। को प्राइम। अब को प्राइम क्या होता है भाई? को प्राइम समझना, प्राइम नंबर्स तो मैंने बता दिए। को प्राइम क्या होता है? जब कभी किसी दो नंबर का व्हेन ए एंड बी हैव कॉमन रूट या कॉमन मल्टीपल, have no common multiple other than one called, so A and B are called co-prime। तो को प्राइम के बारे में ज्यादातर बच्चे थोड़ा जानते नहीं है, तो मैं बता देता हूं को प्राइम क्या होता है। जैसे कि मेरे सामने एक लिखा हुआ है 3 और दूसरा लिखा हुआ है 8। अब मैंने 3 के फैक्टर करे 3 इंटू 1 होते हैं, 8 के फैक्टर करे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 होते हैं। तो मैंने देखा इनका HCF क्या आ रहा है, HCF कॉमन,
इन दोनों में क्या कॉमन है फैक्टर? तो आपने देखा इन दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। जिन संख्याओं का HCF 1 आता है उन संख्याओं को को प्राइम कहते हैं। अब ये को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर 3 और 8 है। एक संख्या को प्राइम नहीं हो सकती, को का मतलब 2 होते हैं, ठीक है ना, 2 से रिलेटेड। तो फिलहाल को प्राइम में क्या आया, जिसका HCF 1 आए उसे को प्राइम कहते हैं, याद रखना, ठीक है। ये बात भी समझ में आती है। अब एक नाम आता है रैशनल नंबर। क्या नाम आता है? रैशनल नंबर। ध्यान से समझना, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ये कुछ कुछ बैकग्राउंड में उन बच्चे के लिए बता रहा हूं जिन्होंने 9th तक मैथ्स थोड़ी सी समझी नहीं है, तो यहां समझ लीजिए, इतनी जरूरत है। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन तो देखो पहली बार हर बच्चा पढ़ेगा, इसलिए एक स्टोरी के थ्रू मैंने बता दिया, और आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा क्या कि कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब जो आप बोल रहे हो किसी के लिए वो वैसा नहीं है, जब आपने उसे प्रैक्टिकली देखा तब वो वैसा नहीं निकला। तो कॉन्ट्राडिक्शन। को प्राइम मैंने बता दिया, जिसका HCF बराबर 1 आता है, जिन नंबर्स का HCF 1 आता है उसे को प्राइम कहते हैं। रैशनल नंबर के बारे में बताया हूं, जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये रैशनल नंबर होते हैं। जैसे कि 3 एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। जैसे कि -5 एक रैशनल नंबर है, इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं, देखो P/Q है। जैसे कि 0 एक रैशनल नंबर है, इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। जैसे कि आपका 3/5 एक रैशनल नंबर है, जैसे कि -2/7 एक रैशनल नंबर है। पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉइंट्स में, डेसिमल्स में, कुछ भी संख्या रैशनल नंबर्स होती है, ठीक है। अब यहां पर मैं रैशनल नंबर की 2 मेजर कैटेगरी कर देता हूं जिसकी जरूरत इस थ्योरम में पड़ेगी। देखिए ये भी एक रैशनल नंबर है 2/3, और ये भी एक रैशनल नंबर है 12/18। दोनों ही रैशनल नंबर है, दोनों को ही रैशनल नंबर की कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन यहां पर जब हम देखते हैं तो न्यूमरेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में 3 है, और ये को प्राइम है, को प्राइम। लेकिन जब हम यहां बात करते हैं तो यहां पर मेरे को दिख रहा है कि 12 के फैक्टर्स करेंगे तो कितना देगा, 2, 2 एंड 3, और 18 के फैक्टर्स करेंगे तो कितना देगा, 2 इंटू 3 इंटू 3। ये इनके फैक्टर्स हो गए। अब अगर गौर से देखेंगे तो ये को प्राइम नहीं है, नॉट को प्राइम, नॉट को प्राइम, यानी कि रैशनल की 2 कैटेगरी हो गई, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम भी हो सकता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम नहीं हो सकता। तो मैं इसे को प्राइम, जो को प्राइम नहीं है, इसे को प्राइम कैसे बनाऊंगा? सिंपल सी बात है, मैं 3 से 3 कैंसिल कर दूंगा, ऊपर बचेगा 4, नीचे बचेगा, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा 3। अब ये को प्राइम है, नाउ दिस इज को प्राइम। यानी कि कुछ कॉमन संख्या से किससे डिवाइड किया मैंने, यहां भी 6 से डिवाइड किया, यहां भी मैंने 6 से डिवाइड किया, और यहां भी मैंने 6 से डिवाइड, 6 3 18, 6 2 12, तो को प्राइम आ गया। कॉमन संख्या थी एक और उससे मैंने डिवाइड कर दी तो वो को प्राइम हो जाता है। यानी किसी भी रैशनल नंबर को अगर हम किसी कॉमन संख्या से डिवाइड कर दे, जैसे कि यहां पर 6 से करा, तो फिर वो को प्राइम बन जाता है। बात क्लियर है, समझ में आती है? एक रैशनल नंबर वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में रखिए। एक को प्राइम क्या होता है ये पता लगाइए, और उसके बाद कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन को यानी कि इस थ्योरम को करने के लिए तैयार हो चुके हैं। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन कराऊंगा और इस जैसे ही सारे क्वेश्चंस होंगे, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना। देखिए मैं आपको अभी कराता हूं ये √2 इज इरेशनल नंबर, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। इसका मेथड आपको कैसे लिखना है वो दिखाता हूं स्टेप बाय स्टेप। देखिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहला आपको क्वेश्चन में लिखा है आप प्रूफ करके दिखाइए, और प्रूफ ये करके दिखाना है √2 इज इरेशनल। इरेशनल मेरे साथ कॉपी पे लिखते चले जाइएगा। देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, आप एज्यूम करेंगे। हम लिखेंगे लेट अस एज्यूम, लेट अस एज्यूम, हम एज्यूम कर लेते हैं √2 इज अ रैशनल नंबर, √2 इज अ रैशनल नंबर। हमें क्या साबित करना है, हमें साबित करना है कि ये एक इरेशनल है, लेकिन मैंने इसका ऑपोजिट रैशनल नंबर है ये एज्यूम कर लिया। अगर ये रैशनल नंबर है, इफ इट इज रैशनल, इफ √2 इज रैशनल, इफ √2 इज रैशनल, देन √2 इज इक्वल टू R/S, या फिर P/Q भी लिख सकते हैं हम, R/S भी लिख सकते हैं। ये R/S इसलिए लिखा मैंने क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में R/S है, अदरवाइज आप इसे P/Q लिख लीजिए क्योंकि हम ये भी पढ़ते हुए आ रहे हैं P/Q, ठीक है। अगर ये रैशनल है तो ये P/Q के बराबर है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। बात क्लियर। अब हम क्या करते हैं, हमें ये पता है
कि जो P अपॉन Q है, P अपॉन Q में हो सकता है P और Q के पास कोई कॉमन वैल्यू है, कॉमन फैक्टर है। हम लिखेंगे सपोज कर लेते हैं P एंड Q हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हम मान लेते हैं कि इसमें एक के अलावा भी कोई कॉमन फैक्टर है। सो वी डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर टू गेट हम इसे डिवाइड कर देते हैं किसी कॉमन फैक्टर से। मान लो ये P अपॉन Q की जगह 12/18 था, तो कॉमन फैक्टर है। अब इसमें कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दो, यानी कि इसे 6 से डिवाइड कर दो, इसे भी 6 से, तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। अब डिवाइड होके एक नई संख्या बनी, पहले 12 थी। अगर मैं P बराबर 12 और Q बराबर 18 को बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नई संख्या आ गई है। इसका एक नया नाम दे देते हैं, इसे A रख देते हैं और इसे नाम B दे देते हैं। तो लिखेंगे टू गेट √2 इज इक्वल टू A अपॉन B। इसको हमने किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया। बहुत सिंपल है, देखो संख्या रख के सोचो तो दिमाग में आ जाएगा। 12/18 को मैंने 6 से डिवाइड किया, दोनों को कॉमन वैल्यू थी दोनों के पास 6, तो इसका मतलब 2 3 आ गया, तो 2 3 एक नई इमेज आ गई, इसे हमने A और B लिख लिया। यानी कि इसको हमने उस कॉमन फैक्टर अगर है तो उसे डिवाइड किया और A भी निकाल लिया। ठीक है, नाउ A एंड B आर को प्राइम नंबर्स, यानी कि A और B एक को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन जो है वो फैक्टर नहीं है। ये बात हमने मान ली और ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। ठीक है, अब हमने मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन का इस्तेमाल करना है और उसमें इसको ये साबित करके दिखाना है कि A और B के पास ऐसी कोई संख्या है जो कॉमन फैक्टर है। बस इतना सा तो काम है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, बहुत सिंपल है। आप लिखेंगे सो √2 इज इक्वल टू A अपॉन B की मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा B √2 इज इक्वल टू A। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम यहां लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो आएगा B स्क्वायर इंटू 2, देखो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, इज इक्वल टू A स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है इसे। तो 2 से डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा, B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर बाय 2। देखो जरा गौर से देखो जरा कि A स्क्वायर को एक प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है। ये थ्योरम आपने पढ़ी थी। लिखेंगे नाउ 2 डिवाइड्स A स्क्वायर, 2 डिवाइड्स A स्क्वायर। So to also divides A, जो A स्क्वायर को डिवाइड करेगा वो A को भी डिवाइड करेगा। ये तो बात बिल्कुल क्लियर है ना। चलो ये कंडीशन नंबर 1 करके इसे छोड़ देते हैं। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसे 1 की कंडीशन मत बनाइए क्योंकि जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर ये A 2 डिवाइड करता है A को, अगर 2 डिवाइड करता है किसको, A को, सो यहां पर आ जाएगा आपके पास A इज इक्वल टू 2C। अब ये क्या लिखा है सर, मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो मैंने कहा 2 एक प्राइम नंबर है, मैंने कहा ये P था, मैंने कहा A स्क्वायर बराबर 16 है, A स्क्वायर 16 है। फिर मैंने बोला है कि 16 डिवाइड करता है, 16 को डिवाइड करता है 2, बिल्कुल ठीक है, 2 डिवाइड करता है, पूरा डिवाइड हो रहा है। मैंने कहा अगर 16 को डिवाइड करता है 2 तो A स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, यानी A की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो A को भी डिवाइड करेगा, A डिवाइड बाय 2, यानी कि इसका मतलब 4 डिवाइड बाय 2, बिल्कुल डिवाइड करेगा, बिल्कुल सही है, यहां तक सही है। मैं ये कहना चाहता हूं अगर ये 4 आया है ना तो इस 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। जो 2 से डिवाइड हो जाता है तो 2 मल्टीप्लाई कोई भी संख्या हो सकती है यहां पर। ठीक है, अगर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने कहा P बराबर 2 है और A स्क्वायर बराबर मैंने ले लिया 36, सपोज मैंने 36 ले लिया। अब मैंने कहा A स्क्वायर डिवाइड बाय P है, यानी कि 36 डिवाइड बाय 2 है, बिल्कुल सीधा सीधा डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब A कितना होगा, यहां से A निकालने की कोशिश करते हैं। A की वैल्यू आ गई 6, देखो ना A स्क्वायर बराबर 36, तो A की वैल्यू 6, पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो मैंने कहा A को भी डिवाइड कर देंगे P से, यानी कि 6 को भी डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 3, यानी कि A की वैल्यू कितनी आई है आपके सामने, 6। A की वैल्यू 6 आई है तो इस 6 को 2 गुणा में 3 लिख सकते नहीं लिख सकते। पिछली बार A की वैल्यू 4 आई थी, 2 गुणा में 2 लिख सकते नहीं लिख सकते। अगली बार कुछ और संख्या भी आ सकती है, लेकिन हर बार ये बात तो कॉमन है क्या कि 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग होगा।
तो अगर मैंने कहा 2 ऑल्सो डिवाइड बाय ए, तो ए की वैल्यू 2 इंटू में सी होगा, और सी इज एनी इंटीजर, एनी इंटीजर। तो ये आपको बात समझ में आ गई कि हमेशा कोई संख्या अगर किसी को डिवाइड कर रही है कंप्लीटली, तो इसका मतलब उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको जो ये वैल्यू आई है इसको उठा के रख देंगे। हम कहां रखेंगे, देखो हमारे सामने था ये है हमारे सामने वैल्यू, ये दिख रही है आपको। इसको नंबर 1 रख देते हैं, इसको नंबर 1 लिखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखा है, 2b² इज इक्वल टू a², पुट करेंगे a इज इक्वल टू 2c। ओके, यहां पर जो मैंने वैल्यू लिखी है 2 ऑल्सो डिवाइड बाय a, तो ये इसको नाम सेकंड का दे देते हैं। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे a बराबर 2c है, a की जगह पर 2c रख देंगे। 2b² बराबर में 2c का होल स्क्वायर एंड 2b² इज इक्वल टू 4c का स्क्वायर। और जब इसे सॉल्व करेंगे बच्चे, ये देखिए सॉल्व करा हमने, डिवाइड में लेके आए, तो 2b² डिवाइड बाय 4 बराबर c² एंड b² डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू c²। तो देखो यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि b² डिवाइड बाय 2 हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ, सो 2 डिवाइड्स करता है, किसको करता है भाई, b² को। 2 ऑल्सो डिवाइड्स b, जो b² को डिवाइड करेगा तो b को भी करेगा। तो ये कंडीशन हो गई तीसरी। अब देखो ऊपर आपके पास सेकंड में क्या दे रखा था, 2 जो है वो डिवाइड करता है a को पूरा, और 2 जो है डिवाइड करता है b को। तो 2 एक कॉमन संख्या आ गई, कहीं नहीं आ गई। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, 2 is the common factor of a and b, a और b का कॉमन फैक्टर है। सो a and b आर नॉट को प्राइम, a और b को प्राइम नहीं है। our assumption, या फिर लिख दो बाय मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, आप लिख सकते हो यहां पर बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, our assumptions is wrong। भाई हमने तो लेके चला था ना ए और बी जो है वो को प्राइम नंबर है, लेकिन हमारी इस सिचुएशन में यहां पर कॉमन फैक्टर 2 मिल गया, इसका मतलब ए और बी को प्राइम नंबर नहीं निकला, तो हमारी एजम्पशंस रॉन्ग हो गई। हेंस √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। लिखते जाइए, √2 एक रैशनल नंबर नहीं है, इट इज, या फिर लिखेंगे √2 इज एन इरेशनल नंबर। अगर वो रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। ये कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड है, कॉन्ट्राडिक्शन बाय कॉन्ट्राडिक्टरी, आप लिख सकते हो बाय कॉन्ट्राडिक्टरी √2 इज इरेशनल। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। अब इसमें आपको करना क्या है, आपको ये स्टेटमेंट्स दे रखी है, ये सारी स्टेटमेंट्स ऐसे की ऐसी ही रहेंगी। अगर आपने कॉपी पे लिखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको सीधा सीधा ये स्टेटमेंट्स याद रखनी है। अब मैं इसी स्टेटमेंट पर कोई भी क्वेश्चन कर सकता हूं, कोई भी क्वेश्चन। हालांकि इसी तुम्हारी क्लास में सिर्फ 3 पार्ट दे रखे हैं, एक √2 को बोला गया है, √3, एक √5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो देखो √3 इज एन इरेशनल नंबर, ये प्रूफ करके दिखाइए। तो कैसे प्रूफ करके दिखाएंगे, मैं आपको यहाँ पर चेंजेस बता रहा हूं, जल्दी से कॉपी पेन उठाइए और मेरे साथ साथ चलिए। सबसे पहला चेंज, यहां पर क्या लिखा है, √2 इज इरेशनल, इसको चेंज करके कर देते हैं √2 इज इरेशनल। √3 यहां पर मैंने कर दिया √3 इज इरेशनल, ठीक है। लेट अस एज्यूम √3 इज रैशनल की जगह हम √3 की जगह पर हमने √2 की जगह पर हमने √3 लिख देना है। लेट अस एज्यूम √3 इज रैशनल, इज अ रैशनल नंबर। ओके, फिर अगर √3 रैशनल है, यानी कि √2 की जगह पर आपको क्या लिखना है, यहां पर √3 लिख देना है। अगर √3 रैशनल है तो इसका मतलब √3 बराबर P/Q होगा। यहां पर भी आप क्या लिखेंगे, इस √2 की जगह पर √3 बराबर P/Q।
और अगर यह p अपॉन q है तो इसका मतलब p और q के अंदर अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उससे डिवाइड करने के बाद हम लिखेंगे कि वो क्या आ गया, कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचा, a अपॉन b बचा, और a अपॉन b एक को प्राइम नंबर है। यहां पर भी √2 की जगह पर क्या लिख देंगे, √3 लिख देंगे। अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पर √2 की जगह पर क्या लिखा है, √3 लिखा है, और यहाँ पर √2 की जगह पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर √3, और इस 2 की जगह पर जब स्क्वायर करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 होगा कि नहीं होगा। जब डिवाइड में लेके आएंगे तो क्या होगा, ये 2 की जगह पर 3 होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल सा है, देखो आप, मैं बिल्कुल वही क्वेश्चन पे दोबारा करा रहा हूं। ये 2 से 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 यहां आ जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, आप लिखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे, 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। और अगर 3 a स्क्वायर से डिवाइड होता है तो 3 एक प्राइम नंबर है, वो a को भी डिवाइड करेगा। अगर 3 a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो a को भी डिवाइड करेगा, और अगर डिवाइड करेगा तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 2c की जगह a इज इक्वल टू 3c, a इज इक्वल टू 3c, ये कंडीशन बन गई। अब उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ पर 2 की जगह पर कितना आ जाएगा, हर जगह 2 की जगह पर आप क्या लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए। देखो कैसे बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3, यहाँ पर 3 b स्क्वायर इज इक्वल टू में a स्क्वायर, यहाँ पर भी 3 आएगा, इस a की जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3c लिख देंगे, ये 3c का मतलब कितना होता है 9c स्क्वायर, 9c स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 3/9, 3/9, और 3/9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करने के बाद नीचे 3 बचेगा, यहाँ 2 की जगह पर 3 बचेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसका मतलब 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, अगर 3 b स्क्वायर से डिवाइड करता है तो 3 ऑल्सो डिवाइड्स बाय b। फर्स्ट एंड सेकेंड, 3 इज द कॉमन फैक्टर, 3 एक कॉमन फैक्टर है a और b के बीच में। तो इसका मतलब हमारा जो a और b जो है वो क्या है, को प्राइम नहीं है। हमारा मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस √3 इज नॉट, यहां पर भी √3 लिख दीजिए, √3 इज नॉट अ रैशनल नंबर, √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो आपको समझ में आया, कितना आसान है, एक बार चीजों को समझ जाइए, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। अब सेम जहां जहां पर मैंने 3 लिखा है, देखो गौर से देखो, यहां पर क्या लिखना है आपको, आपको यहां पर √5 लिखना है। √5 इज एन इरेशनल नंबर, लेट अस अज्यूम √5 इज अ रैशनल नंबर। हम ये तो हमें प्रूव करना है, हमने अज्यूम कर लिया कि वो रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है, कहता है इफ √5 सॉरी यहां पर 5 लिखेंगे, √5 इज रैशनल, देन √5 इज इक्वल टू p अपॉन q। यहां पर आ जाएगा अगर p अपॉन q है तो इनमें कोई कॉमन अदर देन कॉमन क्या में फैक्टर होगा, उससे डिवाइड कर देंगे तो a अपॉन b बन जाएगा, और यहाँ पर √5 लिख देना, यहाँ पर √5 लिख देना, यहाँ पर √5 लिख देना, मल्टीप्लाई कराएंगे, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 5 आएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 5 आएगा, तो यानी कि यहाँ लिखेंगे 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो 5 ऑल्सो डिवाइड a। यहाँ पर भी 5 लिख देंगे, यहाँ पर भी 5 हर जगह जहां पर रेड में आपको 3 दिख रहा है वहां पर क्या लिख देंगे, यहाँ 5, यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा 5, और इसे आप सॉल्व कर लेंगे। देख सकते हैं अगर आपने कॉपी पे इसे किया है तो जहां जहां मैंने सर्कल लगाया है 3 पे, वहां वहां सब जगह 5 लिख दो, और 5 का रूट भी हो गया। 7 का पूछता है 7 का कर लोगे, 11 का पूछता है 11 का कर लोगे, हर जगह यही काम करना है। तो ये एक फॉर्मेट होता है बच्चे। आपने अगर अभी भी कॉपी नहीं किया है तो वीडियो को बैक करिए और जाके पहले √2 वाले केस को पहले कॉपी कर लीजिए, फिर उसी पर √3 रख लीजिए, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे आप, कौन सा, ये वाला क्वेश्चन, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो स्टूडेंट्स आपको अगर इसे समझने में कोई परेशानी है तो मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट यहीं फिनिश होता है। अब अगले टॉपिक में चलते हैं। अगले टॉपिक में इसने कहा है, इन क्लास 9th वी मेंशन्ड, हमने 9th क्लास में मेंशन किया था कि सम एंड डिफरेंट ऑफ द रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल, प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ द नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल। ठीक है, अब ये क्या बात है, देखो इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर ये बात आपको समझ में आ जाएगी और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए मैं आपको समझाता हूं, उसी के हिसाब से फिर हम आगे के क्वेश्चंस भी करेंगे, आगे के पहले एग्जांपल्स करेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे। देखो आपको मैं बताता हूं रैशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा। रैशनल नंबर मैंने बताया p अपॉन q होता है, यानी जिसको डिवाइड किया जा सकता है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि मैंने कहा 3 डिवाइड बाय 2, अब 2 को बाहर लिखेंगे, 3 को अंदर लिखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो यह आ जाएगा 2 एकम 2 और 1, और फिर उसके बाद पॉइंट, फिर 0, 2 पंजे 10, यानी कि फाइनली आपके सामने आ गया हमारे पास, क्या आ गया, 1.5। ये एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है जिसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। इसे क्या बोलेंगे, इस फॉर्म को टर्मिनेटिंग।
टर्मिनेटिंग। बेटा टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जिसका डेसिमल एक्सपेंशन एंड हो गया, फिनिश, खत्म, इसके बाद कुछ नहीं बचा। अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग होता है, जैसे कि अगर मैंने मान लो लिख दिया यहां पर 1/3, 3 को बाहर लिखेंगे, 1 को अंदर लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 लग जाएगा, 3 तिया 9, फिर 1 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, 3 तिया 9, फिर 1 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, 3 तिया 9, फिर 1 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, 3 तिया 9, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। 0.3333 एंड सो ऑन टू। दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब एंड नहीं हो रहा है इसका कभी भी, लेकिन रिकर कर रहा है। रिकर मतलब कि एक पैटर्न को रिपीट कर रहा है, बार बार 3 3 3 3 बार बार आ रहा है, तो ये रैशनल नंबर है। तो बेटा रैशनल नंबर की दो पहचान होती है, या तो डेसिमल के बाद नंबर्स खत्म हो जाएंगे, या फिर डेसिमल के बाद कभी नंबर खत्म नहीं होंगे, लेकिन वो रिपीट जरूर कर रहे होंगे। और इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जबकि नंबर कभी खत्म ही ना हो और रिपीट भी ना हो, जैसे कि √2 के केस में होता है, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। अब अगर मैं √2 की बात करूं तो √2 को आपको देखना होगा, √2 को अगर हम सॉल्व करें तो आएगा 1.414 एंड सो ऑन, चलता चला जाएगा, कभी कोई संख्या, कभी कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा और कभी खत्म नहीं होगा। ये आपका है इरेशनल नंबर। अब बच्चे अगर ये इरेशनल नंबर है, अगर ये इरेशनल नंबर है, क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग अगर है, इसमें अगर मैंने कोई भी दूसरा रैशनल नंबर जोड़ दिया, रैशनल, तो सोचिए अगर मैंने इसमें इस संख्या में अगर मैंने 2 जोड़ दिया तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3.414 एंड सो ऑन टू, तब भी वो इरेशनल ही आएगा। घटा दिया तो भी इरेशनल आएगा, गुणा करा दी तो भी इरेशनल आएगा, और भाग करा दी तो भी इरेशनल आएगा। यानी कि इरेशनल और रैशनल में जोड़ घटा गुणा भाग करते हैं तो आंसर इरेशनल ही आता है। ठीक है, बात समझ में आती है। अब इसी कॉन्सेप्ट्स को लेके हम आगे बढ़ जाते हैं और हम करके दिखाते हैं इस वाले एग्जाम्पल को, और फिर उसके बाद क्वेश्चन को, एंड देन फिनिश कंप्लीट दिस टॉपिक एंड एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में और इस टॉपिक में दो बातें बोली गई हैं, एक तो √2, √3 और √5 को आपको पूछा जाएगा, √7, √11 कुछ भी हो सकता है, कहेगा इरेशनल प्रूफ करके दिखाओ। तो बच्चे आपको सिंपल सा एक काम करना है इरेशनल प्रूफ करते में, जो मैंने पैटर्न बताया है उस पैटर्न को याद कर लेना है, लिखते लिखते याद हो जाएगा, और जो चीज उसमें कॉन्सेप्ट वाइज समझ में नहीं आई है वो मेरे से पूछ लीजिएगा। यहां पर दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि शो करके दिखाओ 5 माइनस √3 इज इरेशनल। 5 माइनस √3 हम क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल 10, वही कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से हम लिखेंगे लेट अज्यूम दैट, लेट अस अज्यूम, हम अज्यूम करते हैं 5 माइनस का √3 इज रैशनल। 5 माइनस का √3 इज रैशनल, ये एज्यूम कर लिया। सो 5 माइनस का √3 इज इक्वल टू P/Q। 5 माइनस का √3 इज इक्वल टू P/Q। अब लिखेंगे P/Q के बारे में, ये मैंने क्या बताया था, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर कोई कॉमन फैक्टर भी हो सकता है, तो मैं P/Q की जगह पर डायरेक्टली A/B लिख देता हूं, ऐसा भी लिख सकता हूं। P/Q से A/B भी बन गया था, एक लाइन बढ़ गई थी। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो A/B। लिखेंगे व्हेन A एंड B आर को प्राइम, इतना लिख लेना, है ना, B इज नॉट इक्वल टू 0, को प्राइम। सो अब देखो यहां पर √3 को राइट में ले जाओ, A/B को लेफ्ट में ले आओ, तो 5 माइनस का A/B इज इक्वल टू √3, और इसे सॉल्व करेंगे तो 5B माइनस का A/B इज इक्वल टू √3। अब देखो लेफ्ट वाला पार्ट तो हम कह रहे हैं रैशनल है, क्योंकि रैशनल नंबर के साथ कोई भी रैशनल नंबर घटता है, रैशनल माइनस रैशनल, तो आंसर रैशनल ही आता है। घटता है, जुड़ता है, गुणा होती है, भाग होता है, तो आंसर रैशनल ही आता है। समझ में आती बात? कोई भी दो रैशनल नंबर में, लेकिन लेकिन ये तो रैशनल है, लेकिन ये राइट वाला पार्ट तो इरेशनल है, अभी हमने प्रूफ भी किया है। तो लिखेंगे लिखेंगे बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन 5B minus A/B is rational, is a rational, but √3 is an irrational. So
5 माइनस का √3 इज ऑल्सो द इरेशनल। सिंपल सी लैंग्वेज है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है। ओके, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है, आप इसे खुद से सॉल्व कर लेंगे। बाकी इसने प्रॉपर तरीके से भी लिख के दिखा रखा है, आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया इरेशनल कैसे बनाया जाता है, बहुत सिंपल है। यहां पर देखो 3√2 दे रखा है, 3√2। पहले इसे रैशनल बना लेंगे, a/b कर देंगे, और a और b एक को प्राइम नंबर है। फिर उसके बाद हम इसे डिवाइड में ले आएंगे, तो √2 इज इक्वल टू आ जाएगा a/3b। और आपको पता है ये तो रैशनल है, बट ये तो इरेशनल है ना, इसी तरीके से लिख देंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ये भी, यानी ये वाला पार्ट भी 3√2 भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा इरेशनल नंबर। इसी तरीके से आप इसे भी सॉल्व कर लेंगे। 3 इसे बराबर रख देंगे, 3 प्लस का 2√5 बराबर में a/b, और उसके बाद सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, इसे करेंगे 2√5 इज इक्वल टू a/b माइनस का 3, और ये हो जाएगा √5 इज इक्वल टू a/b माइनस का 3, और साथ में 1/2 भी आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा a/√2, और √2 नहीं, a/2b, और माइनस का 3/2। ये रैशनल है, ये इरेशनल है। लिखेंगे दिस इज इरेशनल, सो दिस वन इज आल्सो इरेशनल। तो यानी कि इसका मतलब हो गया कि जो वैल्यू थी 3 प्लस का 2√5 इरेशनल। इसी तरीके से इसे इरेशनल बना देंगे और इसे इरेशनल बना देंगे। बिल्कुल सिंपल है प्रूफ करना, तरीका आपके सामने लिखा हुआ है, इसको फॉलो कर सकते हैं। ये रहा इस तरीके को, और लैंग्वेज, और ये आपके सामने तरीका है, ये लैंग्वेज। स्टेप बाय स्टेप लिखते चले जाओ, आंसर आ जाएगा। जो चीज समझ में नहीं आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन आज की क्लास में स्टूडेंट्स ये फिनिश हो चुका है। 1.3 एक्सरसाइज में आप कुछ भी नहीं बचा है, आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। आप इसे कंप्लीट करेंगे ताकि हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ें। बहुत अच्छा टॉपिक है, लास्ट एक्सरसाइज है। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में।